हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो हम फेजर रिलेशनशिप स्टार्ट कर चुके थे पैसिव कंपोनेंट्स के अंदर। मैंने रेजिस्टेंस का बता दिया था। अभी हमें इंडक्टर, कैपेसिटर, फिर आरएल, आरसी, फिर आरएलसी, इनके कॉम्बिनेशन भी देखने हैं। उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो आज अपने इंडक्टर का देख रहे हैं। उससे पहले अपना रेजिस्टेंस में क्या पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस में हमने देखा कि सर फेजर रिलेशनशिप जब देखा था तो वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज आ रहे थे, मतलब इनके बीच का फेज एंगल जीरो था। अब फेज जीरो था तो मतलब अगर इसके पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूं, मतलब कोस फाई की अगर मैं बात करूं तो मतलब कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी 1। मतलब रेजिस्टेंस को आप ये भी बोल सकते हो यूनिटी पावर फैक्टर कंपोनेंट, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो दूसरे नाम से अगर ऐसे आ जाए ए कंपोनेंट विच इज यूनिटी पावर फैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रेजिस्टेंस की बात हो रही है, वहाँ पे कोई फेज नहीं है वोल्टेज और करंट के अंदर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में अपने को यही देखना था कि भैया वहाँ पे कोई फेज नहीं होता, इन फेज कंपोनेंट है। अब अपने इंडक्टर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अपने पी एवरेज निकाली थी, एवरेज पावर आ रही थी, क्योंकि पावर का जब अपने निकाला था वहाँ साइन स्क्वायर आ रहा था, क्योंकि दोनों में ही साइन टर्म थी, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर में देखते हैं कि भाई कैसे क्या होता है। तो आज इंडक्टर की अपने बात कर लेते हैं, इंडक्टर को कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे। तो इंडक्टर में फेजर रिलेशनशिप अपने देखते हैं, इंडक्टर की बात करते हैं आज। अच्छा, इंडक्टर है, अपना रेजिस्टेंस कैसे पढ़ा वैसे ही इंडक्टर पढ़ना है, वैसे ही कैपेसिटेंस पढ़ना है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं इंडक्टर का सिंबल बनाऊँ, यहाँ रेजिस्टेंस लगाया था, यहाँ इंडक्टर लगा दिया और यहाँ मैंने इसको ऐसी वोल्टेज प्रोवाइड करवा दी वी बार आपकी मैंने इसको प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। ये आपका इंडक्टर है। अब इंडक्टर में ओम्स लॉ क्या होता है आपको पता है? इंडक्टर में ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, यही पढ़ा था, V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है, इसमें मैं इंडक्टर का बोलता हूँ स्टेट वेरिएबल करंट को लेके चलते हैं ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कौन सी लूँ? जैसे रेजिस्टेंस में मैंने वोल्टेज को रेफरेंस लिया, रेफरेंस तो वोल्टेज ही रखनी है पूरे के दौरान, क्योंकि एक नोटेशन दे दी वही रखनी है। बट यहाँ पे मैं क्या चीज़ लूँ और कैसे निकालूँ? वोल्टेज लूँगा, वोल्टेज अप्लाई करूँगा या करंट लूँ? क्यों लूँ, क्या लूँ, किस लिए लूँ, ताकि मेरा आगे जो है वो मेरा इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैंने वोल्टेज ले ली और करंट निकालने बैठा तो हर बार अपने ओम्स लॉ से करते हैं। तो यहाँ से जब आप करंट निकालोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो उसके अंदर इनिशियल वैल्यू आएगी। इनिशियल वैल्यू तो अपने तो स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो इनिशियल कंडीशन अपने निकाल नहीं रहे। इनिशियल कंडीशन की बात तो अपने ट्रांजिएंट में करेंगे। तो अगर इनिशियल कंडीशन ट्रांजिएंट में करेंगे, अपने स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं अभी वोल्टेज ले लूँगा, जैसे रेजिस्टेंस में तो इन फेज आ गया था क्योंकि उसमें डायरेक्ट ओम्स लॉ था, होमोजेनियस कंपोनेंट था, V इक्वल्स टू IR। बट यहाँ पे करंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो अगर मैं करंट वोल्टेज दे रहा हूँ और करंट निकाल रहा हूँ, तो इसको अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से देखूँगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा, इसके अंदर इंटीग्रेशन करूँगा तो इनिशियल वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से t करूँगा तो माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस 0 से t, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 वाली टर्म है वो इनिशियल कंडीशन है, फिर आगे दूसरी आएगी। तो इनिशियल कंडीशन का अपने को कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वोल्टेज से नहीं बल्कि वोल्टेज को अपने रेफरेंस तो लेके चलेंगे, हर एक में वोल्टेज से कंपेयर करेंगे, बट यहाँ पे अपने करंट की इक्वेशन लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन अपने कर सकते हैं करंट का, वहाँ पे इनिशियल कंडीशन का रोला नहीं आएगा आपका। तो आई की अगर मैं बात करूँ, आई बार लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या Im साइन ओमेगा टी, AC है तो AC में आएगा, ये मैं लेके चल रहा हूँ। अब अगर ये मैं लेके चल रहा हूँ Im साइन ओमेगा टी, अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ से बात करता हूँ तो वोल्टेज कितनी आएगी मेरी? V बार कितनी आएगी बताओ? V बार इक्वल्स टू एल डी, आई की वैल्यू रख दो, Im साइन ओमेगा टी बाय dt।
तो वी बार आपका आएगा यहाँ पे एल, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, आई एम तो पीक वैल्यू है, कांस्टेंट आगे आ जाएगी, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन प्लस कोस ओमेगा टी, ठीक है, कोस ओमेगा टी हो गया और ओमेगा टी का ओमेगा हो गया, तो ओमेगा आगे आ गया और इसका डिफ्रेंशिएशन कोस ओमेगा टी हो गया। ये हो गया ना। तो मतलब वी बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई एम ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। अब कोस ओमेगा टी जो आपका है, कोस ओमेगा टी, अगर मेरे को इससे कंपेयर करना ही है, साइन में था, अब मेरे को फेज देखना है भैया, कोस में मतलब साइन और कोस में कितने का फेज होता है 90 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर साइन में लिखना है मेरे को, क्योंकि मेरे को फेज देखना है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख सकता हूँ। 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आ गई, कोस ओमेगा टी को मैं इसे लिख सकता हूँ। अब अगर यहाँ पे बात करूँ तो वी बार की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना आएगा मेरा, आई एम, तो इसकी पीक वैल्यू आई एम था ही। अब इसके बाद में आई एम के बाद है ओमेगा एल आपका ये हो गया और साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अब ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, अगर मैं करंट को रेफरेंस लेके चलूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 पे मान के चलूँ। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूँ, तो इसको क्या लिखूँगा मैं, आई बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड आई एम एट एन एंगल ऑफ 0, साइन को लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे वी बार की अगर मैं बात करूँ वो क्या लिख दूँगा, आई एम ओमेगा एल साइन ओमेगा टी को मैंने, अब देखो यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है ना, साइन ओमेगा टी को मैंने एंगल 0 पे मान के चला, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 90 डिग्री का ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया आपका, ठीक है। मतलब अभी 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, वन मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड चलो इसको नहीं मान रहा, सिर्फ 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मानूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं नेटवर्क में मैथमेटिकल ऑपरेटर, अभी जस्ट मैंने बताया था फेजर शुरू किया था तब 90 डिग्री को मैं जे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वी बार इक्वल्स टू आई एम ओमेगा एल इंटू ये मेरा जे आ गया, ये मेरा जे आ गया। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई, आई एम ओमेगा एल जो है ना, ओमेगा एल इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्स एल इंडक्टर का रिएक्टेंस। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई ना, रेजिस्टेंस इज ए होमोजेनियस कंपोनेंट इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पे ओमेगा आ गया। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, पढ़ रखा है ना, ठीक है, 12th में एसएचएम में पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा जो है आपका, ओमेगा की वैल्यू जो है आपकी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड हो रही है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे रिएक्टेंस होगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और ये आपका जे आ गया, तो इसको ओवरऑल रीराइट कर दूँ मैं, जे आई एम एक्सएल, ठीक है, जे आई एम एक्सएल। तो ये आपकी जो फॉर्म आई है, ये आपकी जो फॉर्म आई है वो ओम्स लॉ की 8th फॉर्म होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड हो रही है ना, मैंने कहा था 3 फ्रीक्वेंसी में पढ़ेंगे, 8th फॉर्म होगी आपकी, ठीक है। तो अब देखो इसको कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे, रेजिस्टेंस को इन फेज कंपोनेंट बोला था। अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट की अगर मैं बात करूँ, वोल्टेज और करंट की बात करूँ, ये करंट की इक्वेशन ये थी आपकी, ठीक है। वोल्टेज को रेफरेंस लेके चलता हूँ, ये मेरा वोल्टेज है, ठीक है, ये मेरी वी बार मैंने इसे लेके चला, ठीक है। अब अगर मेरा वी बार है और मेरे को फेज देखना है, तो ये 90 डिग्री का फेज आ रहा है, 90 डिग्री का वोल्टेज लीड कर रहा है, क्योंकि प्लस साइन है ना, प्लस साइन है, प्लस 90 था, तो वोल्टेज लीड कर रहा है आपका करंट से, वोल्टेज लीड कर रहा है आपका करंट से, तो मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट क्या करेगा, लेग करेगा, करंट क्या करेगा आपका, लेग करेगा, कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया इसका, ये आपका फेजर डायग्राम हो गया इसका। फेजर डायग्राम में अपनों ने क्या देखा कि जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है, मतलब करंट वोल्टेज से लेग कर रहा है। तो इंडक्टर में अगर अपने बात करें, इंडक्टर को बोलेंगे करंट से ही देख रहा है अपने को, तो लेगिंग कंपोनेंट, ये क्या है, लेगिंग है, वो इन फेज था, ये लेगिंग कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लेग कर रहा है वोल्टेज से, रेफरेंस वोल्टेज माना ना अपनों ने, वहाँ पे करंट वोल्टेज के फेज में आ रहा था, इसलिए इसको इन फेज बोल दिया। यहाँ करंट लेग कर रहा है 90 डिग्री से, तो लेगिंग कंपोनेंट इसको बोल दिया। अब इसके अंदर पावर और उसकी बात कर लेते हैं भैया, पावर और वो क्या होगी आपकी, तो इसको मैंने बोला इंडक्टर को ये लेगिंग कंपोनेंट है, मतलब अगर वोल्टेज को मैं रेफरेंस लेके चलूँ
ये मेरी वोल्टेज की वेवफॉर्म होगी, ठीक है। वोल्टेज को अगर मैं रेफरेंस लेके चलता हूँ कि अभी वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रही है करंट से, तो करंट क्या करेगा 90 डिग्री, करंट क्या करेगा, वोल्टेज आपने रेफरेंस लेके चली है, मैंने वोल्टेज लेकर चला, तो अब मेरा करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें करंट लेग कर रहा है, करंट लेग कर रहा है, इससे करंट लेग कर रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा करंट आपका। ये आपका अगर मैं करंट का वेवफॉर्म बनाऊं तो ये आएगी आपकी, ठीक है। ये आपकी करंट की वेवफॉर्म होगी आपकी, ये आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म होगी, ठीक है। ये आपकी करंट की वेवफॉर्म होगी और ये आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म होगी। तो ये आपका क्या, यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लेग कर रहा है इससे, इसलिए लेगिंग कंपोनेंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पावर की बात करता हूँ, अगर मैं पावर की बात करूँ तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर पावर की बात करता हूँ तो ये मैं इसको जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो पावर क्या होती है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। एक प्रकार से अपने देखा तो पावर की अगर बात करूँ, यहाँ पे करंट नेगेटिव वोल्टेज पॉजिटिव, तो क्या आएगी, वी और आई का अगर मल्टीप्लाई आएगी तो साइन कोस में साइनोसॉइडल आएगी। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा, मतलब नीचे की ओर आएगी, ठीक है। ये नीचे की ओर आ गई, ठीक है। अब अगर बात करूँ यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों ही पॉजिटिव है तो ये ऊपर की ओर आएगी, इसमें पॉजिटिव। यहाँ बात करूँगा नेगेटिव तो ये साइनोसॉइडली आएगी, ऐसे ऐसे करके ये आपकी पावर की वेवफॉर्म आ गई। तो उसमें अपनों ने देखा था जो पावर आ रही थी, जो पावर की वेवफॉर्म आ रही थी, ये साइन की फॉर्म में क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है आपका कोस थीटा, यहाँ आ रहा है साइन थीटा। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा, उसको अपने कन्वर्ट कर लेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा से, और वो आ जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन की वेवफॉर्म में आपका आंसर आया। समझ में आया, आइडिया मैंने दिया आपको, उतना डीप अभी अपने को नहीं जाना है, अभी अपने को सिर्फ इंडक्टर को देखना है कि कैसे काम कर रहा है। अब ये पावर की वेवफॉर्म आ गई, उसके अंदर पावर साइन स्क्वायर आ रहा था, पावर साइन स्क्वायर आ रहा था, तो मतलब वहाँ के अंदर अपनों ने देखा तो रिपल फ्रीक्वेंसीज आ रही थी, डीसी की तरह ही वहाँ पे एवरेज वैल्यू आ गई थी। बट यहाँ पे साइन की फॉर्म में आ रहा है, साइन ओनली साइन की फॉर्म में आ रहा है, वहाँ स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा था, इसलिए नेगेटिव कंपोनेंट नहीं आ रहा था, एक यूनि डायरेक्शन में आ रहा था, इसलिए एवरेज वैल्यू आ गई थी। अब अपने को पता है साइन की एवरेज वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है। वो आगे एवरेज आरएमएस पढ़ेंगे तो वो आएगा, आपको पता, ये बस आप पता रखने के लिए याद रख लो एक बार, आगे आप समझ जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है, 1-2 लेक्चर्स के बाद में। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब साइन है तो पावर एवरेज की अगर बात करूँ, ये आपकी पावर की है, ये आपकी पावर की है। अब पावर एवरेज की बात करूँ तो एवरेज पावर तो 0 होगी क्योंकि साइन वेव फॉर्म है। तो अगर इसमें पी एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ तो वो तो 0 हो जाएगी, एवरेज पावर तो 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये मैंने इसकी बात की, अब इसके बाद में अगर मैं इसमें एनर्जी की बात करता तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इंटीग्रेशन है पावर का, एनर्जी आपका इंटीग्रेशन होगा पावर का। बट इंडक्टर में स्टडी स्टेट में अगर बात करें तो हमने पढ़ रखा है एनर्जी क्या होती है, हाफ LI², करंट पे डिपेंड कर रही है, और करंट आपका साइन में है तो मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो साइन स्क्वायर में आना चाहिए, साइन स्क्वायर में आएगा ना, साइन स्क्वायर में आएगा, मतलब जो एनर्जी आपकी आएगी, एनर्जी जो आपकी आएगी वो आपकी साइन स्क्वायर का फंक्शन आएगी, ऐसे 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 ऐसे, ये आपकी ऐसे एनर्जी की वेवफॉर्म आएगी, ये आपकी एनर्जी की वेवफॉर्म आएगी। समझ में आ रही है ना बात आपको, एनर्जी की वेवफॉर्म आएगी। तो ये आपका इंडक्टर क्या काम करता है, लेगिंग कंपोनेंट है, बता दिया, ऐसे निकलेगा, ये इसकी वेवफॉर्म है। तो अपनों ने इंडक्टर, और रेजिस्टेंस क्या था, इन फेज कंपोनेंट था। तो ये बस आपको याद रखना है कि इंडक्टर इज ए लेगिंग कंपोनेंट, ठीक है। क्यों है, क्या है, इसमें पावर कैसे आती है, सब कुछ मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया इंडक्टर के बारे में। इसकी फेजर रिलेशनशिप भी अपनों ने देख ली कि भैया कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये आप लोग पॉज करके नोट कर लो, इसके बाद अपने कैपेसिटर पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप लोग पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, जैसे रेजिस्टेंस में देखा तो इसका पावर फैक्टर बताओ, पावर फैक्टर और बता दो, पावर फैक्टर क्या होगा आपका, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होता है, cos 5 मतलब cos 90,
cos 90 की वैल्यू 0, मतलब पावर फैक्टर इंडक्टर का क्या होगा, पावर फैक्टर आपका 0 होगा, पावर फैक्टर इंडक्टर का 0 होगा, पावर फैक्टर इंडक्टर का 0 होगा। याद रखना है, आगे आप जब अपने एक्टिव और रिएक्टिव पावर की बात करेंगे उसमें समझ में आएगा कि सिर्फ एक्टिव पावर के अंदर रेजिस्टेंस वाला काम करता है और रिएक्टिव पावर में कैपेसिटर और इंडक्टर वाला काम करता है। अभी वो जस्ट मैं जब RL, RC, RLC की बात करूँगा तब आपको पावर वाला कंसेप्ट बताऊँगा, पावर ट्रायंगल आएगा वहाँ पे, तो एक एक चीज़ आ जाएगी। तो ये आप नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद कैपेसिटर की बात करते हैं, ठीक है।